3 बहुओं का बस का घर। ओहो माँ जी, आज तो कितनी ठंड हो रही है, मेरे तो पूरे हाथ ही जम गए। अरे बहू, तुम लोग तो फिर भी घर के अंदर हो, लेकिन तब भी तुम लोगों को इतनी ठंड लग रही है, तो सोचो तुम्हारे पतियों का क्या हाल हो रहा होगा, जो इतनी ठंड में भी बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं। सही कहा माँ जी आपने, आपके बेटे बहुत हिम्मत वाले हैं, जो इतनी ठंड में भी बाहर जाकर काम कर रहे हैं। शकुंतला अपनी बहू के साथ घर में बैठे ऐसी बातें कर ही रही होती है कि तभी उसके तीनों बेटे मुंह लटकाए घर में वापस आते हैं। उसी समय शकुंतला उनसे कहती है, अरे क्या बात है बेटा, आज तो तुम लोग बहुत जल्दी घर आ गए, काम खत्म हो गया क्या? नहीं माँ, आज काम नहीं, आज तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? माँ, हमें माफ कर दो। वो दरअसल हम लोगों ने 3-4 महीने से घर का किराया नहीं दिया था, क्योंकि हमारा सारा पैसा तो घर के खर्चे में ही खत्म हो जाता है। इसलिए आज घर का मकान मालिक हमारे पास आया था और वो हमें धमकी देकर गया है, अगर हमने शाम तक उसके सारे पैसे नहीं दिए तो वो हम लोगों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। क्या? अरे वो ऐसा कैसे कर सकता है? अब भला शाम तक हम इतने सारे पैसे कैसे चुका पाएंगे? तुम लोगों ने उनसे कुछ दिन की मोहलत क्यों नहीं मांगी? माँ, हमने उसके सामने कितने हाथ पैर जोड़े हैं, कितनी विनती की, लेकिन उसने हमारी एक भी नहीं सुनी और उल्टा हमसे हमारी मजदूरी के आज के सारे पैसे लेकर चला गया। शकुंतला अपने बेटों की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि उतने में ही दरवाजे पर उसका मकान मालिक आ जाता है और कहता है, अरे क्या हुआ, तुम लोगों ने अभी पैसे का इंतजाम नहीं किया क्या? लगता है तुम लोगों को यहाँ से धक्के मारकर ही निकालना पड़ेगा। अरे भाई साहब, हम गरीब लोगों पर जरा सी तो दया खाइए, हम लोग इतनी ठंड में भला कहाँ जाएंगे, हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। अरे मैंने क्या तुम लोगों का ठेका ले रखा है? जाओ जाकर कहीं पर भी मरो, लेकिन मेरे घर से निकल जाओ। अरे आप इस तरह मेरी माँ से बात नहीं कर सकते। अच्छा, अब तू 2 कौड़ी का मजदूर मुझे बताएगा मुझे किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए। अरे बेटा चुप हो जा, ऐसे इंसान से मुंह लगकर कोई फायदा नहीं, चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। इतना कहकर शकुंतला अपने तीनों बहू और बेटे को लेकर रात की करकराती ठंड में बाहर निकल पड़ती है, लेकिन ठंड ज्यादा होने की वजह से उन लोगों के शरीर कांप रहे होते हैं। उसी समय उसकी छोटी बहू कहती है, ये लीजिए माँ जी, आप मेरी शॉल ओढ़ लीजिए, ठंड बहुत है, अगर आपको ठंड लग गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। शुक्रिया बहू, लेकिन तू अब क्या ओढ़ेगी? माँ जी आप मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर फिर से शकुंतला अपने परिवार को लेकर आगे चलने लगती है। तभी वे लोग चलते चलते जंगल के किनारे पहुँच जाते हैं। सुनो बेटा, यहाँ तो हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा, चलो कुछ देर यहीं पेड़ों के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लेते हैं, पता नहीं सुबह फिर क्या होगा। इतना कहकर शकुंतला और उसके बहू बेटे पेड़ों के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन ठंड की वजह से पेड़ों की पत्तियों के ऊपर से ओस की बूंदें नीचे गिर रही होती है, जिसकी वजह से उन लोगों को और भी ज्यादा ठंड लगने लगती है। अरे माँ जी, अगर हम ज्यादा देर तक इस पेड़ के नीचे बैठे रहे तो हम लोग सुबह तक बीमार पड़ सकते हैं, चलो कहीं और चलते हैं यहाँ से। हाँ माँ, वैसे भी इस घने जंगल में इस तरह रात में रुकना सही नहीं है। उसी समय शकुंतला की बड़ी बहू को कहीं से बस के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और वो कहती है, अरे ये तो बस की आवाज लग रही है, इसका मतलब यहीं आसपास कहीं कोई बस स्टैंड है, चलिए माँ जी हम वहीं पर चलते हैं। बहू बिल्कुल सही कह रही है, यहाँ ऐसे फुटपाथ पर रहने से अच्छा हम लोग बस स्टैंड पर जाकर रहते हैं। इतना सुनकर सभी लोग मिलकर बस स्टैंड ढूंढने लगते हैं। कुछ ही देर बाद उन सबको वो बस स्टैंड मिल जाता है। अरे माँ जी, ये बस स्टैंड तो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, और देखिए ये बस तो कितनी पुरानी और खाली पड़ी हुई है, हम इसके अंदर अपनी रात गुजार सकते हैं। सही कहा बहू, कम से कम इसके अंदर हमें ठंड तो नहीं लगेगी। इतना कहकर शकुंतला का पूरा परिवार बस के अंदर घुस जाता है
और बस की एक एक सीटों पर जाकर सो जाता है और अगली सुबह जब ये लोग सोकर उठते हैं। माँ जी, मैं सोच रही थी हम लोगों को मिलकर कुछ काम ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे समय पर मिलकर काम नहीं करेंगे तो हम लोगों की हालत इससे भी ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है बहू, तुम लोगों के साथ मैं भी कुछ काम कर लूंगी। ये आप क्या कह रही हो माँ? हमारे होते हुए आप काम करोगी? अरे बेटा, इस समय हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए, तभी हम अपनी इस गरीब हालत को सुधार पाएंगे। इसलिए तुम लोग चिंता मत करो और अपने काम पर जाओ। यहाँ मैं और बहुएं मिलकर कोई दूसरा काम ढूंढने की कोशिश करते हैं। इतना कहकर शकुंतला के बेटे वापस अपने मजदूरी के काम पर चले जाते हैं और वहीं शकुंतला अपनी बहुओं को लेकर शहर की ओर काम ढूंढने की तलाश में निकल पड़ती है। काश यहाँ शहर में हम लोगों को कोई एक जैसा ही काम मिल जाए, इससे हम लोगों को अलग अलग जाकर काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी। शकुंतला और उसकी बहुएं ऐसी बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उनसे कहता है, तुम सबको जैसे काम की तलाश है, मैं तुमको वैसा काम दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो लोग काम किया करते थे आज से वो लोग काम पर नहीं आएंगे और मेरी ड्राई क्लीन की बहुत बड़ी दुकान है, तो मैं ग्राहकों के इतने सारे कपड़े अकेले नहीं धो पाऊंगा। तो अगर तुम चाहो तो तुम लोग मेरे यहाँ काम कर सकते हो। उस आदमी की बात सुनकर लाचार सास बहुएं तुरंत उस काम को करने के लिए हाँ कर देती है। उसी समय वो आदमी उन सास बहुओं को एक खाली ग्राउंड में रखे एक बड़े से टब के पास ले जाता है और कहता है, चलो अब तुम सब जल्दी से मिलकर ये सारे गंदे कपड़ों को धो दो, उसके बाद मैं और भी कपड़े ला कर देता हूँ। अरे ये पानी तो बहुत ठंडा है और ऊपर से यहाँ ठंडी हवाएं भी चल रही है। माँ जी, आप ऐसा करिए, आप यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। नहीं, सब अपना अपना काम करेंगे। यहाँ कोई बैठने नहीं आया है, वरना मैं किसी को भी पैसे नहीं दूंगा। गरीबी से लाचार सास बहुएं ठंड की परवाह न करते हुए कपड़े धोने शुरू कर देती है और शाम को काम खत्म होने के बाद अपनी मेहनत के पैसे ले वे लोग वापस अपने बस के घर में पहुँच जाती है और वहीं दूसरी तरफ उसके तीनों बेटे भी काम से वापस आ जाते हैं। माँ, क्या हुआ? आज आप लोगों को कोई काम मिला? हाँ बेटा, आज हम लोगों ने कुछ पैसे तो कमा लिए हैं। क्या बात है माँ? हाँ बेटा, उन्हीं पैसों से कुछ राशन खरीद कर ले आए हैं, इसलिए बहुएं मिलकर खाना बना रही है और कुछ चादर भी खरीद कर ले आए हैं। अरे वाह माँ, आप लोगों के घर से बाहर निकलते ही घर की आधी परेशानी ही दूर हो गई। चलो अब जल्दी से खाने के लिए कुछ दे दो। हाँ हाँ, ये लीजिए, आप सब बैठ जाइए और गर्मा गर्म खाने का मजा लीजिए। किसी ने सही कहा है, अगर पूरा परिवार साथ में मिलकर रहे तो मुश्किल से मुश्किल समय भी आसान लगने लगता है। हाँ बेटे, एकजुट रहने में ही तो परिवार की असली ताकत का पता चलता है। इतना कहकर पूरा परिवार मिलकर खाना खाने लगता है। ऐसे ही शकुंतला का परिवार अपनी गरीबी में गुजारा करने लगता है और ऐसे ही उन लोगों के दिन बीत रहे होते हैं। तभी एक दिन बस स्टैंड पर कुछ सरकारी अफसर आते हैं और उनसे कहते हैं, अरे आप लोग यहाँ किससे पूछ कर रह रहे हैं? ये कोई होटल नहीं है, इसलिए आप जल्दी से ये जगह खाली करो। क्या हुआ साहब, आप हमें यहाँ से जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? अरे ये क्या तुम्हारे बाप की बस है जो तुम यहाँ रह रहे हो? सुनिए साहब, हमें पता है यहाँ किसी के बिना इजाजत के रहना सही नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करें? हम लोगों के पास कोई और ठिकाना ही नहीं है। हम लोग इतनी ठंड में भला कहाँ जाए? इतना कहकर बहुएं अपनी सारी कहानी उन सबको बताती है और कहती है, साहब अब आप ही बताइए, हम लोग भला कहाँ जाएं? देखिए, हम लोग आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन सरकार ने आप जैसे लोगों के लिए सरकारी घर बनवा रखा है, तो आप लोग चाहें तो उस योजना का आनंद ले सकते हैं। इसलिए हम तब तक के लिए आपको कुछ दिनों की मोहलत और दे देते हैं। उस अफसर की बात सुनकर शकुंतला के परिवार को रोशनी की एक उम्मीद दिखाई देती है और फिर क्या, शकुंतला के बेटे तुरंत जाकर सरकार द्वारा चलाई गई योजना में हिस्सा लेता है, जिससे कुछ ही दिनों में उनको अपना खुद का एक पक्का मकान मिल जाता है
और फिर वे सब मिलकर बस से निकलकर अपने असली घर में आ जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। गरीब दर्जी माँ ने बनाया फूलों का लहंगा। मुरारी अपने गांव के मुखिया दीनदयाल के यहाँ माली का काम किया करता था और उसकी पत्नी मंगली घर में रहकर सिलाई का काम किया करती थी और वह आसपास के लोगों के कपड़े सिला करती थी। ऐसे ही दोनों पति पत्नी मिलकर मेहनत किया करते थे जिससे कि वह अपने घर की आर्थिक स्थिति को बदल सके और उनके साथ उनकी बेटी अंजना और उनकी बूढ़ी माँ सुलोचना भी रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन जब मुरारी मुखिया के यहाँ से काम करके घर वापस आता है तो मंगली उसके लिए पानी लेकर आती है और कहती है, ये लीजिए जी, पानी पी लीजिए। वैसे भी आपको इतनी धूप में काम करके प्यास लग गई होगी। मंगली, हम गरीबों के लिए तो धूप बरसात सब एक बराबर होता है। हमें तो हर एक मौसम में कुछ न कुछ सहना ही पड़ता है। ये तो आपने सही कहा जी। अच्छा, अब आप खाना खा लीजिए। मैं बाजार जा रही हूँ क्योंकि आज मुझे सिलाई के कुछ पैसे मिले हैं, तो सोच रही थी कि जाकर माँ जी के लिए दवाइयाँ ले आती हूँ। मुरारी को शुरू से ही पेड़ पौधे में ज्यादा लगाव था, इसलिए उसे बचपन से ही बगीचों में काम करने का बहुत शौक था। इसलिए वो मुखिया के यहाँ जो तरह तरह के फूल लगे होते हैं उनके कुछ बीज वो अपने आंगन में लाकर लगा लेता है और उन्हें रोज सुबह शाम पानी देता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद उसके आंगन में बड़े ही सुंदर सुंदर फूल लगने शुरू हो जाते हैं। अरे वाह पिताजी, आपने तो बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगाए हैं यहाँ पर और इनमें से कितनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है और ये दिखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ बेटा, क्योंकि इन फूलों को लगाने में तुम्हारे पिताजी ने बहुत मेहनत की है। माँ, कल हम लोग अंजलि दीदी की शादी में जा रहे हैं ना, तो मैं कल शादी में क्या पहन कर जाऊंगी? अरे बेटा, संदूक में जो तुम्हारी अगले साल वाली फ्रॉक है ना, तुम उसे पहन लेना। लेकिन माँ, वो तो बहुत पुरानी हो गई है ना और मैं हर शादी में बार बार वही फ्रॉक पहन कर तो जाती हूँ, इसलिए इस बार आप मुझे कोई नई फ्रॉक दिलवा दो, मैं उसे पहन कर नहीं जाऊंगी। अंजना की बात सुनकर मंगली थोड़ी उदास हो जाती है। अरे बहू, अगर अंजना इतना कह रही है तो तुम उसे नए कपड़े दिलवा क्यों नहीं देती? माँ जी, नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना, और जो थोड़े बहुत पैसे थे उनसे घर का थोड़ा बहुत राशन और आपकी कुछ दवाइयाँ ले आई हूँ। अब भला मैं अंजना के लिए कपड़े का पैसा कहाँ से लेकर आऊँ? तो फिर ठीक है माँ, मैं भी अब शादी में नहीं जाऊंगी, आप लोग अकेले ही चली जाइए, मुझे नहीं जानी है शादी में। इतना कहकर अंजना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसको इस तरह इतना उदास देखकर मंगली को बहुत दुख होता है, इसलिए वो अपनी शादी की पुरानी साड़ी बाहर निकालती है और कहती है, अरे ये साड़ी तो बहुत ही पुरानी लग रही है, पर इसमें ऐसा क्या लगाऊं जिससे कि ये साड़ी खिल उठे। उसी समय मंगली की नजर अपने आंगन में लगे फूलों पर जाती है और उन रंग बिरंगे फूलों को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह उन फूलों को तोड़कर उन साड़ी पर लगाकर सिलने लगती है और कुछ ही देर में वह उस साड़ी से एक बहुत ही सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर देती है। और जब अंजना घर वापस आती है तो वह उसे दिखाते हुए कहती है, ये देखो अंजना बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितना सुंदर फूलों का लहंगा बनाया है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है और इन फूलों से महक भी कितनी अच्छी आ रही है। ये तो दुनिया का सबसे खूबसूरत लहंगा है माँ। इस तरह अगले दिन अंजना शादी में वही फूलों का लहंगा पहनकर जाती है और वहाँ पर आए सभी लोग उसका फूलों का लहंगा देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। उसी समय अंजना की एक दोस्त कहती है, क्या बात है अंजना, तुम्हारा लहंगा तो दुल्हन के लहंगे से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। सच में मुझे भी अब तुम्हारे जैसा ही फूलों का लहंगा लेना है। तुमने इसे कहाँ से खरीदा है? अरे ये मैंने कहीं से खरीदा नहीं है, बल्कि ये तो मेरी माँ ने मेरे लिए अपने हाथों से बनाया है। क्या सच में मंगली, ये फूलों वाला लहंगा तुमने बनाया है? तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो। अच्छा, अगले महीने मेरे भाई की शादी है,
तो तुम मेरी भाभी के लिए एक ब्राइडल लहंगा तैयार कर सकती हो। और हाँ, एक लहंगा मेरी बेटी के लिए भी। तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए होंगे मैं तुम्हें दूंगी। फिलहाल अभी के लिए ये एडवांस रख लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह हर कोई शादी में अंजना के लहंगे की बहुत तारीफ करता है और इसी वजह से मंगली को शादी में ही कई सारे लहंगा सिलने का ऑर्डर मिल जाता है। यह देखकर मुरारी और मंगली बहुत खुश हो जाते हैं और अगले दिन ही मंगली उन पैसों से बाजार जाकर कुछ कपड़े खरीद लाती है और उनमें अपने आंगन के लगे फूलों को लगाकर एक सुंदर सा ब्राइडल लहंगा तैयार करती है। और उसमें उसने बहुत सारे लाल गुलाब के फूल भी लगाए होते हैं जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। ये लीजिए जी, ये सारे ऑर्डर पूरे हो चुके हैं। अब बस आप इन्हें जाकर ग्राहक के घर दे आइए। देखना, ऐसे ही हमारे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और हम माँ जी का इलाज भी अच्छे से करवा पाएंगे और अपनी बेटी अंजना की इच्छाओं को भी पूरा कर सकेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा मंगली। अब लगता है हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे मंगली। और इस तरह से मंगली के बनाए हुए फूलों का लहंगा हर किसी को पसंद आने लगता है और उसे शहरों से भी कई सारे ऑर्डर मिलने लगते हैं। देखते ही देखते मंगली की अच्छी खासी कमाई होने लगती है और मुरारी भी मुखिया के यहाँ से नौकरी छोड़कर अपने घर के आगे ही फूलों का एक बहुत बड़ा बगीचा लगा लेता है, जिससे मंगली फूल तोड़कर फूलों की सुंदर सुंदर लहंगे बनाती है। और ऐसे ही कुछ सालों में वे लोग गांव में ही अपनी एक बड़ी सी दुकान खोल लेते हैं, जहां गांव और शहर के सभी लोग उनके फूलों से बना लहंगा लेने आया करते हैं। और इस तरह अब उनकी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाती है और उनकी आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह से बदल जाती है और वह भी अपने परिवार के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जीने लगते हैं।